है ना, क्विकली मूड चेंज। सर बड़े ही दयालु हैं, आप निश्चिंत रहें जी। आज मैं मेरी बात की शुरुआत एक कहानी से करता हूँ। वो कॉलर में मेरा इसका एक इश्यू है, मैं आपको बताऊंगा बाद में। आई वॉन्ट इट मोर, आई फील लाइक दिस इज मोर क्लियर एज कंपेयर टू दिस। इज इट बेटर और इज दिस वन इज बेटर? सो आई यूज दैट माइक, वो जो यहाँ पे ईयर वाला आता है ना, वो वाला। ये स्टोरी मैं बना रहा हूँ, अगर आप इसका वीडियो बना लें तो और ही बढ़िया है। फोटो ले रहे थे, आप अगर माइक पहुंचा रहे तो भी हमारे पास वो वाला हो जाए तो बेस्ट है, बट अगर इजीली अवेलेबल है तो ठीक है ना, अदरवाइज आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। यस, सो टुडे आई एम स्टार्टिंग माय सेशन विद वन स्टोरी। आ स्टोरी इज अबाउट अ पर्सन, वो जो मोहल्ले में करतब दिखाने वाले आते हैं ना, किसी को हम कहते हैं मदारी, या सड़क के किनारे रस्सी का एक उसने ब्रिज बना दिया, 30 फीट लंबा रास्ता और 30 फीट ऊंचा रास्ता, और वहां पर वो संतुलन बनाने का काम कर रहा है। और जब वो उस रास्ते को पार करता है तो वहां पर खड़ी जनता उसकी दीवानी हो जाती है, और उसके लिए बहुत सारा एप्रिशिएशन होता है, और बहुत लोग तालियां बजाते हैं और वंस मोर चिल्लाते हैं, क्योंकि उसने इतना कर्तव्य वाला काम किया, 30 फीट का रास्ता संतुलन बना के पार किया। वो मोटिवेट होता है और वो अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए अपने बच्चे को अपने कंधे पर बिठाता है, और अपने बच्चे को कंधे पर बिठा करके वो उस रास्ते को फिर से पार करने के लिए निकल पड़ता है। और जब वो उस रास्ते को पार कर रहा होता है तो बहुत रिस्की होता है, बट वो अपनी मंजिल को प्राप्त करता है और उस काम को सफलता से अंजाम देता है। सारी जनता खुश, उसके लिए शानदार एप्रिशिएशन, तालियां बजती है, कर्तव्य दिखाया बहुत ही अच्छा, और सब चिल्लाने लग जाते हैं वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तब वो जनता से एक सवाल पूछता है, वो कहता है कि आपको भरोसा है मैं फिर से ये कर पाऊंगा? वो कहते हैं जी हमें पूरा भरोसा आप ये कर पाओगे। वो फिर से पूछता है क्या आपको भरोसा है मैं ये कर पाऊंगा? जनता कहती है जी आप जरूर कर पाएंगे। वो एक बार और पूछता है क्या आपको भरोसा है मैं कर पाऊंगा इसी काम को वापस? जरूर आप कर पाएंगे। वो कहता है आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दीजिए, मैं इसी काम को करके दिखाता हूं। वो जनता ऐसे ही खामोश हो जाती है जैसे अभी आप हो। तो कहने का मतलब भरोसे और विश्वास में कुछ फर्क होता है। भरोसा प्रदर्शन है और विश्वास एक दर्शन है ना? तो आप भी भरोसा ना रखें, विश्वास रखें, सब बढ़िया होगा जी। है जी, भरोसा प्रदर्शन है। भरोसे वाले बहुत मतलब भरोसा दिखाने वाले। I feel like these words are having a different meaning. जी, तो आज आपका लास्ट दिन भी है यहाँ पर, तो शायद अपनी वापस होपफुली, दुनिया गोल है, दुनिया छोटी है, जरूर मुलाकात होगी, कभी आपके शहर में कभी हमारे शहर में, ठीक है ना? दुनिया छोटी है, दुनिया के अंदर सारी फिलोसॉफी चलती है। दुनिया गोल भी कहते हैं, दुनिया छोटी भी है, दुनिया बड़ी भी है। हम कहीं मिल जाएंगे ना तो आप खुद ही कहोगे सर दुनिया बहुत छोटी है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा टेक्निकल टॉपिक है। पहले आप सिंसियरली बताइए, आप टॉपिक जानना चाहते हैं? कितना प्रतिशत जानना चाहते हैं? नहीं तो आज कहने को मेरे पास एक और बात है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर वो बाद में जब फिनिश करेंगे ना तो दिवाली की शुभकामनाओं के साथ कहेंगे, वो लास्ट होगा। इंटरेस्टिंग वाली पहले बताएं, तो इंटरेस्टिंग वाली सुनिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग ना, कैश फ्लो इसका पार्ट नहीं है। कैश फ्लो का टॉपिक मुझे अलॉट नहीं हुआ इसमें। जो मेरा 21 का लेक्चर डिसाइड है ना, उसमें 4 चीजें हैं।
नेट प्रेजेंट वैल्यू, IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पेबैक पीरियड। थोड़ा सा आप कैश फ्लो के बारे में मैं थोड़ा क्या बहुत ज्यादा बता दूंगा आप कहें। देखो आप पूछिए और मैं ना बताऊं ये हो सकता है क्या? तो पहले इनका कैश फ्लो का डाउट दूर कर लेते हैं। वैसे कैश फ्लो की बात आज के टॉपिक में है, बट पर्टिकुलर कैश फ्लो एक अलग चीज है। किसी भी कंपनी में, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं ना, उसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट के अलावा एक और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है जिसको कहते हैं कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन द एक्शंस ऑफ द बिजनेस। हमारी लाइफ में भी कैश का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बिजनेस में भी कैश का बड़ा इंपॉर्टेंस है, बट बिजनेस में कई रीजंस की वजह से कैश का आना और जाना होता है। तो वी हैव टू डिटरमाइन वेदर द कैश इज फ्लोइंग इन अ गुड वे और नॉट। तो ब्रॉडली एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो इज क्लासिफाइड इन द 3 एक्टिविटी। बिजनेस में जितने भी एक्शन होते हैं, बिजनेस में बहुत सारे एक्शन लेता है, उन एक्शन को 3 भागों में बांट दिया: ऑपरेशनल एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। Whatever the business activities are classified in 3 parts: operation activity, investing activity, financial activity. Now इसकी डिटेलिंग को समझते हैं। What is operation activity? To do the business. व्यापार को करना, व्यापार को ऑपरेट करना, making it an operational activity. What do businessmen do in the operation of business? They purchase the goods, they do the expenditure, they sell the goods, they advertise, they provide to the customer and they generate the profit. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जैसा इसके नाम से पता चलता है, बिजनेस को ऑपरेट करने वाली सारी एक्टिविटी, उनमें जितना कैश इन्वॉल्व होता है। कैश फ्लो डिवाइडेड इन 3 सेगमेंट: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। Operating activities about to operate the business. In the course of operation of business, there is cash which is involved in the purchase, sale and expenditure. Sale और income के फॉर्म में कैश आता है, that is cash inflow. When we are talking about cash flow, we also have to talk about cash inflow and outflow. Cash flow and the more word is what? Inflow, outflow. Sales and income makes a cash inflow. Purchase of goods, expenditure makes a cash outflow. And the ultimate result can be positive and negative. आपका कैश नेगेटिव भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है from the operating activity. Investing activity. Operating and investing activity. In a businessman invest their cash in many segments. कुछ asset और कुछ investment. What is asset? Anything which is helping in the operation of business. जैसे मैंने उस दिन बताया था, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, these are investment. बट वो अगर गोल्ड खरीद ले तो, वो अगर लैंड खरीद ले तो, वो अगर शेयर्स खरीद ले तो, they are not asset, they are investment. Although they are asset, so in the investing activity we include the investment in the asset and investment. Investment means anything which is anything of the resource which is used in the expectation of return. इन्वेस्टमेंट में सिर्फ और सिर्फ मनी नहीं आता है, टाइम भी आता है, एनर्जी भी आती है, बट अकाउंट सिर्फ मनी इन्वेस्टमेंट की बात करता है। तो इन्वेस्टमेंट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिटर्न। Here I am not investing my money, I am investing my time. And we all teacher invest our time. And against the time we get the return. Yes or not? So in the same way in a business there is an operation activity, investing activity. A business will invest their cash in asset, in investment. अब उसमें इनफ्लो कैसे होगा? हर बार आउटफ्लो ही होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आपने मशीन खरीदा, कैश आउटफ्लो, आपने शेयर्स खरीदे, कैश आउटफ्लो, बट सम टाइम
एसेट पुरानी हो जाए या नहीं खरीदनी है तो आप बेच भी देते हो, तो देर इज चांस ऑफ हैविंग कैश इनफ्लो, बट वेरी रेयर चांस, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट कैश फ्लो, ईच एक्टिविटी हैविंग इनफ्लो आउटफ्लो बोथ। ऑपरेशन में इनफ्लो आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग में इनफ्लो आउटफ्लो है, लास्ट आता है फाइनेंस, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। किसी भी बिजनेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, नींव का पत्थर। ओन इन्वेस्टमेंट और लोन इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के अंदर खुद का पैसा लगाओ या उधार का पैसा लगाओ, अपने रेशियो में भी पढ़ा था फाइनेंस के बारे में। डेट, इक्विटी, कैपिटल, these are the part of financing activity. फाइनेंस मीन्स फंडिंग, वहां पर भी कैश इनफ्लो होता है और आउटफ्लो होता है। जब आप लोन वापस रीपे करते हो तो आउटफ्लो, और जब आप लोन जनरेट करते हो तो इनफ्लो। सो whenever anyone talk about cash flow is based on the actions of the business. In the result there is inflow and outflow, and such actions are classified in three parts: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। इज दैट क्लियर? इसका पूरा एक टेक्निकल फॉर्मेट है। मैं मेरे इन टॉपिक से रिलेटेड जैसी भी रिक्वायरमेंट होगी आपको पीडीएफ और फॉर्मेट व्हाट्सएप करूंगा, ठीक है ना। अभी मैम ने कहा है तो मैं इनको फॉरवर्ड करूंगा, फिर आपके जो भी रिलेवेंट ग्रुप है आप तक वो चीजें पहुंचा दी जाएंगी। तो दीज आर द पार्ट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। कम बैक टू टॉपिक, बात कर रहे थे आज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की एक इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक। आप देखो हर बिजनेस के अंदर कोई ना कोई मशीन खरीदनी है, कोई एसेट खरीदनी है, तब वहां पर उनको ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इज दिस एसेट इज गुड फॉर अस और नॉट, और इस एसेट को खरीदने में लगाया हुआ पैसा वापस कब आ जाएगा। तो इसके अंदर सबसे पहली टेक्निक हमारी हेल्प करती है वो होती है नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी मेथड जिसको कहते हैं। इसका एक फॉर्मूला है, आप लिख लीजिए। एक काम करें, पहले कैपिटल बजटिंग की डेफिनेशन लिख लें। Capital budgeting is the process a business undertakes. Capital budgeting is the process a business undertakes to evaluate potential major projects or investments. Potential major projects or investments such as construction of a new plant, or a big investment in an outside venture. तो एक ऐसी टेक्निक है जो क्या सिखाती है हमें, पोटेंशियल मेजर इन्वेस्टमेंट। जैसे अगर अपने को खुद के लिए एक प्लांट खरीदना है तो मार्केट में हमेशा ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं।
तो बिजनेसमैन हैज टू डिसाइड विच मशीन टू बी परचेज। हो सकता है कोई मशीन 25 लाख की है और उसका लाइफ 10 ईयर का है और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी अलग है, और वही कोई मशीन 60 लाख की है जिसका भी लाइफ 10 ईयर है बट उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा है। अब उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि मेरी कंजम्पशन कैपेसिटी कितनी है। शुड आई इन्वेस्ट ऑन 25 लाख मशीन और 60 लाख रुपीज मशीन, एंड एज पर माई कंजम्पशन कैपेसिटी आई कैन जनरेट द रेवेन्यू। तो यहाँ पर एक बड़ा डिसीजन मेकिंग बनता है। इवन भी परचेज अ व्हीकल तो भी हम ये डिसीजन लेते हैं, मेरी गाड़ी का एवरेज कितना होगा, मैं रॉयल एनफील्ड लूँ या स्प्लेंडर लूँ, 2.5 लाख रुपए लगाऊं या 1 लाख रुपए लगाऊं, एम आई राइट और रॉन्ग। बल्कि हमें तो उससे कोई रेवेन्यू जनरेट भी नहीं करना है, वहां पूरा अमाउंट स्पेंड हो रहा है। बट एक बिजनेसमैन जब मशीन खरीदता है तो मशीन उसके बिजनेस में हेल्प करती है और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करता है। तो कैपिटल बजटिंग एक टेक्निक है जो हमें ये बताती है कि विच ऑप्शन शुड बी टेकन, और उसके 4 मेथड है। एग्जैक्टली। सो नंबर 1 मेथड का नाम लिखें, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में इसका नाम लिखते हैं एनपीवी। इसका फॉर्मूला लिखें, present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Present value of cash inflow minus present value of cash outflow. Very simple. इनफ्लो और आउटफ्लो कंपेयर किया जा सकता है। इनफ्लो किस फॉर्म में कंपेयर होगा, प्रॉफिट। अगर एक मशीन हम परचेस कर रहे हैं और वो 5 साल तक काम आएगी, उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कितना इंक्रीज होगा। जैसे अगर मान लो हमारा बिजनेस है कीबोर्ड्स बनाने का, अब कीबोर्ड बनाने वाला जो प्लांट है उसमें मैं एक और प्लांट लगाता हूं तो मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड बढ़ जाएगा। अब मैं देखूंगा मेरा इतना मार्केट साइज कवर है या नहीं। प्रोडक्शन तो हम खुद भी कर लो, हमने बहुत सारी कचौड़ियां बना ली, खाने वाले कस्टमर तो आएंगे, तो दोनों को इक्वली मैच करना पड़ेगा ना। तो हमें प्रोडक्शन करने के लिए बहुत सारे मशीन्स तो लगाई जा सकती हैं, बट कंपैरेटिवली हमें कंजम्पशन भी देखना पड़ेगा, मार्केट रीच भी देखनी पड़ेगी। बट सपोज करो पोटेंशियल मार्केट है, तो ऐसी स्थिति में ये जो मशीन है इससे जितना भी कीबोर्ड जनरेट होगा उससे एवरी ईयर जो प्रॉफिट बढ़ेगा उसको कंपेयर करना है। उसको हम क्या कहेंगे, इनफ्लो। एसेट पे खर्चा क्या है, आउटफ्लो। एसेट की वजह से इनकम में जो इंक्रीमेंट है वो क्या है, इनफ्लो। बट यहां पर एक वर्ड आ गया, प्रेजेंट वैल्यू। हाउ टू कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू, बिकॉज एक दिन पहले भी मैंने कहा था कि इन्फ्लेशन की वजह से हमारी पैसे की वैल्यू कम होती जा रही है। दैट इज द इन्फ्लेशन एंड द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ मनी, जो टाइम के साथ होती ही जा रही है, बिकॉज मार्केट में प्रोडक्ट्स की प्राइस बढ़ रही है। तो उसकी वजह से हमें क्या निकालनी पड़ेगी, प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, यूज डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न। अब डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। जब पढ़ाई वगैरह होती है तो उसमें क्वेश्चन होते हैं, अदरवाइज इट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है उसमें सारे ये डेटा अवेलेबल होते हैं। सपोज कीजिए डिस्काउंटेड रेट ऑफ रिटर्न है 6%, तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे,
प्रॉफिट अपॉन इनफ्लो अपॉन 1 प्लस आर की पावर टी। कैलकुलेटर है? वन अपॉन 1.06 कीजिए। 1 अपॉन 1.06 पॉइंट, एक बार और इक्वल टू दबाइए। सेम चेंज मत करना, जीरो मत करना, एक बार और इक्वल टू 0.943 आया, फिर एक और इक्वल टू दबाना है। अब कितना है? मतलब 2 टाइम करना है। 1 अपॉन 1.06 इक्वल टू वैल्यू इक्वल टू अगेन ये देखो, ये रिड्यूस्ड होती जा रही है। बट ऐसे 6 नहीं है कि 94, 88, 82 एग्जैक्ट वो नहीं है कि एग्जैक्ट 6 घट रहा है। रिड्यूस्ड वैल्यू पे घट रहा है। तो ये उसकी क्या निकल रही है? प्रेजेंट वैल्यू निकल रही है। मतलब हमारे 100 रुपए 3 साल बाद में 83 रुपए हो जाएंगे अगर उनका 6% रिडक्शन रहता है। 666 होकर के वो 82 नहीं हो जाएंगे, है ना? समथिंग जो भी बन रहा था वो। तो ये हम क्या निकालते हैं? डिस्काउंटेड रेट। इससे जब हम प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाती है? पीवी। पीवी बोले तो प्रेजेंट वैल्यू। अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन वाइज करा देता हूं। एक क्वेश्चन लिख लीजिए। हाँ जी, X Limited is considering X Limited is considering investing in a project that cost rupees 5 lakh. That cost rupees 5 lakh. Tax rate is 40%. Tax rate is 40%. The project has cash flows. The project has cash flows as follow.
द प्रोजेक्ट हैज कैश फ्लोज एज फॉलो. यस, ईयर 1 के आगे लिख दीजिए 1 लाख. ऐसे ईयर 1 लाख, ईयर 2 अगेन 1 लाख, ईयर 3 1,50,000, ईयर 4 1,50,000, and year 5 2,50,000. Year 5 2,50,000. Calculate payback period. इसी में ये चीज आपको पहले करा दूंगा, पे बैक पीरियड. इसका फॉर्मूला होगा कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो अपॉन कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो. कैश इनफ्लो अपॉन कैश आउटफ्लो. जो भी टोटल प्रॉफिट है उसकी टोटल कीजिए तो 1 लाख, 1 लाख, 150, 150, 250. टोटल कितना आ रहा है? 7.5 लाख. 7.5 लाख अपॉन 5 लाख. $7.5 लाख अपॉन 5 लाख. और रिजल्ट कितना आया? 1.5 ईयर. अब इस एग्जाम्पल को समझिए, फिर इसमें पीवी का रोल देखते हैं. प्रेजेंट वैल्यू का रोल क्या है? अभी तक प्रेजेंट वैल्यू का रोल अपन ने नहीं देखा है. 5 लाख रुपए आप किसी प्रोजेक्ट में लगाते हो कि आपको यहां से वापस पैसा मिलेगा. बिजनेस हो सकता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो सकता है. उससे आपको पहले साल कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख. दूसरे साल 1 लाख. तीसरे साल अगेन 1.5 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख. तो यू कम टू नो कि ये 5 लाख रुपए लगाकर 5 साल में मुझे कितने रुपए वापस मिलेंगे? 7.5 लाख रुपए. तो मेरा पे बैक पीरियड कितना है? 1.5 साल. मतलब 1.5 गुना या 1.5 टाइम्स कह सकते हैं. सॉरी, आपका पे बैक पीरियड है 4 साल, 4 इयर्स. आपके 5 लाख रुपए आपको वापस, ये फॉर्मूला नहीं लेना है आपको, आपके 5 रुपए वापस कब रिकवर होंगे? 4 साल में. और 2.5 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा है वो आपकी इनकम है. बट इनकी भी रिटर्न की जो ये एस्टिमेशन बेस्ड पर होते हैं. वन कैन नॉट जज कि 2022 में अगर मैं 5 लाख रुपए लगाऊं तो 22, 23, 24, 25, 26 तक जो एस्टिमेट लगाया गया है वो एग्जैक्ट होगा. और अगर एग्जैक्ट होता भी है तो उस पर डिस्काउंटेड रेट का इफेक्ट होगा.
अगर 6% डिस्काउंटेड रेट है तो 1 लाख अगले कितने हो जाएंगे? 94,000। 1.5 लाख जो तीसरे साल में थे उसको मल्टीप्लाई इससे करना पड़ेगा, डिस्काउंटेड की थर्ड रेट, और चौथे 1.5 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंटेड की चौथी रेट से, और लास्ट 2.5 लाख को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिस्काउंटेड की पांचवी रेट, और उससे हमें मिलती है प्रेजेंट वैल्यू। कहने का मतलब यह है कि डिस्काउंटेड रेट हमारी हेल्प करती है, जो मनी हमें आज लग रही है वो 5 साल बाद में कितनी होगी, और उससे जब हम कंपेयर करते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू पता चलती है। अगर ऊपरी तौर पर देखा जाए तो 5 लाख के प्रोजेक्ट से इनकम कितनी हो रही है? 7.5 लाख। अगर कैलकुलेटर अवेलेबल होता तो मैं क्विकली करके बताता इस पे कि प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, बट फिर भी फॉर्मूला है 1/1 प्लस आर। ये करके आपको अमाउंट मिलेगा, उसको अपने रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 3 साल बाद की वैल्यू है तो 3 बार करके उसके बाद मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। नंबर ऑफ टाइम्स यूज करना पड़ता है इसमें। तो कोई भी प्रोजेक्ट से जो हमें पे बैक मिल रहा है, इसलिए इसके टेक्निकल एस्पेक्ट पर जाने के लिए तो काफ़ी अलग एफर्ट देने पड़ेंगे, कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट होती है, साइंस को कॉमर्स बनाने में भी टाइम लगेगा। बट ये नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड जो है, ये कैपिटल बस्टिंग की एक टेक्निक है जो हमें बताती है कि डिस्काउंटेड रेट की वजह से जो मनी की वैल्यू में रिडक्शन हो रहा है, उसकी पहले आप प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करो एंड देन कंपैरिजन करो अपने आउटफ्लो का। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। सेकंड इसमें फॉर्मूला लिखिए पे बैक पीरियड। ये जो था payback period refer to the number of years, payback period refer to the number of years it takes to recover, the number of years it takes to recover the initial cost of an investment. The initial cost of an investment. The initial cost of an investment. जो अपन ने देखा कि कितने साल लगते हैं हम हमारा इन्वेस्टमेंट वापस रिकवर कर लेते हैं, उसको कहते हैं पे बैक पीरियड।
अगला हेडिंग लगाइए एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न जिसको ARR भी कहा जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न एवरेज रेट ऑफ रिटर्न इसका एक नाम है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसमें जो हमारी एनुअल इनकम है उसको डिवाइड करके मल्टीपल बाई 100 करके हम एक परसेंटेज निकाल सकते हैं। पहले मीनिंग लिखें, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट the profitability of an investment proposal can be determined the profitability of an investment proposal can be determined by dividing average income after taxes, average income after taxes by average investment, by average investment। फॉर्मूला है एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज नेट इनकम आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। जैसे अभी आपको जो मैंने एग्जांपल लिखवाया उसमें मुझे एवरेज इनकम निकाल के बताइए, पांचों इनकम जोड़ दीजिए, 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 1.5 लाख प्लस 2.5 लाख, कितना आया? 7.5 लाख डिवाइडेड बाय 5, 1.5 लाख। अब हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है? 5 लाख। 1.5 लाख बटा 5 लाख इंटू 100, ये करने पर हमारे पास में एक परसेंटेज आएगा, इसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। द फिनेंशियल एक्सपर्ट यूज दीज रेट्स टू अंडरस्टैंड विच प्रपोजल इज बेस्ट और वर्स्ट। इसलिए इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट पर आधारित है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न को अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रॉफिट पर आधारित है। तो जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होते हैं, और ये सारी प्लान किसके बारे में? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग वर्ड को अगर अपन ब्रेक करें तो जो हमारी कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो जो शार्क टैंक वाला बात मैंने बताया था, दीज पीपल आर नॉट गोइंग टू वर्क विथ द इन्वेस्टर, दे विल हैव सरप्लस मनी। तो अपनी सरप्लस मनी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो दैट इज देयर कैश आउटफ्लो, एंड दे टेक द एस्टिमेटेड प्रॉफिट कि इस बिजनेस से मुझे कब एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा, तो उस एस्टिमेटेड प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करने के लिए जो मेथड कहता है वो कौन है? एनपीवी मेथड। टाइम पीरियड जो बताता है वो कौन है? पे बैक पीरियड। एवरेज प्रॉफिट पर आधारित जो है वो कौन सा है? ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न।
और लास्ट इसमें आता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। लास्ट हेडिंग लगा दें, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, IRR। IRR refer to the discount rate that makes the present value of expected after tax cash inflow equal to the initial cost of the project. ये मेथड भी अप्रोक्सीमेटली NPV मेथड जैसा ही है, क्योंकि ये किस पर आधारित है? डिस्काउंटेड रेट पर। तो दो मेथड है जो डिस्काउंटेड रेट पर आधारित है, नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बट वे ऑफ डूइंग अप्रोच काफी अलग है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनते हैं, काफी डिटेल क्लास होती है। आई होप टू अंडरस्टैंड के अगर प्रैक्टिकल क्लास मुझे ऑर्गेनाइज करनी है क्वेश्चन करा के, तो काफी कुछ ग्रास रूट बेसिक लेकर के प्रॉपर फाइनेंस और कॉमर्स की क्लास बनानी पड़ती है उसको। बट दीज आर दी 4 मेथड यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कैपिटल बजटिंग, एंड कैपिटल बजटिंग इज अ टेक्निक विच अबाउट द डिसीजन मेकिंग, which plan to be purchased, which is giving me return and which is giving me return earlier। अच्छा, इसमें एक और बात होती है, अभी आपको मैंने बताया पे बैक पीरियड, इसमें एक और चीज आती है पोस्ट पे बैक प्रॉफिट। जैसे अभी हमारे प्रोजेक्ट में पे बैक पीरियड क्या आया 4 साल, तो पोस्ट पे बैक प्रॉफिट कितना था? 2.5 लाख। देयर आर प्रोजेक्ट्स जिसमें इनिशियली प्रॉफिट भले स्लो होता है, जैसे अपना पे बैक पीरियड आया 7 ईयर, 4 की जगह 5 लाख कवर होने में कितना टाइम लग जाएगा? 7 साल। बट उनका पोस्ट पे बैक प्रॉफिट हाई होता है। फॉर एग्जाम्पल जियो ने अपना इन्वेस्टमेंट किया और 1 साल तक तो इंटरनेट फ्री दे दिया, तो वहां पर उनका प्रॉफिट कितना था? 0। उन्होंने सारे कॉम्पिटिटर्स को वाइप आउट किया एंड देन आफ्टर पे बैक, तो पोस्ट पे बैक पीरियड इज हाई। लॉन्ग रन में वो बिजनेस प्रॉफिट कमाते हैं। तो डिसीजन लेने का क्राइटेरिया सिर्फ ये नहीं होता है पे बैक अर्ली हो जाए, 5 लाख लगाओ अगले साल आ जाएंगे, बट उनकी लाइफ 2-3 साल ही है। 5 लाख लगाओ, आने में 5 साल लगेंगे, बट 50 साल तक पैसे आते रहेंगे। तो कुछ प्रोजेक्ट का पे बैक भले ही लॉन्ग रन हो, बट पोस्ट पे बैक प्रॉफिट हाई होता है। अंडरस्टूड? तो लॉट्स ऑफ टेक्निकल जजमेंट्स आर देयर इन द कैपिटल बजटिंग टेक्निक। तो ये जो अपने 4 टॉपिक इसमें आते हैं ना, NPV, पे बैक पीरियड, IRR, ARR। ARR बिल्कुल अलग है, वो अकाउंटिंग प्रॉफिट पर आधारित है। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का दूसरा नाम क्या है? अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। वो कहता है आपका एवरेज प्रॉफिट कितना है, सारे प्रॉफिट को जोड़ के डिवाइडेड बाय 5, उसका कितना परसेंटेज बनता है? 1.5 लाख बटा 5 लाख इंटू 100। तो ये आपका एनुअल रिटर्न है, उससे कुछ 30% के आसपास आ जाएगा।
1.5 लाख बटा 5 लाख इंटू 100. So that is what the judgments are available in the capital vesting techniques. Okay? And आप लोग आज निकलेंगे? मैंने सुना है कल आपका ज्वाइनिंग है. काफी हेक्टिक शेड्यूल्स है आपके सबके. दिवाली हॉलीडे नहीं है आपकी? कब से? सैटरडे तक ऑफिस जाना है. बड़ी कठिन. In all government departments. बहुत टफ है. आप बड़े ईमानदार हो. वन ईयर में टोटल आपको कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है. कहने का मतलब ये है छुट्टियां जितनी मिले कम ही है ना. फैक्ट बात है. हाँ, बट फेस्टिवल पे तो होनी भी चाहिए. सेटिस्फैक्ट्री है. आप में से अधिकतर हम उम्र है, काफी मुझसे बड़े. ऑल यू आर रिस्पेक्टेड. आप सबके साथ काम करके काफी अच्छा लगा. 2-3 सेशन बहुत ही अच्छे रहे. एंड होपफुली we try to cover almost all the areas which are provided. And in next term I have given my suggestion that they should plan the classes in more daytime. Like we are also working in some universities or we get time from them. अब वहाँ से सीधा यहाँ आए हैं. और I want that कि अगर accounting के topics रखे जाएं तो they must have a length of 10 days, 15 days at least. So make it more understanding. It's not just a quickly कि आपको कोई टॉपिक पे डिस्कस कर लिया और क्लास इज ओवर, है ना. इसका एक मैसेज है कि मैथमेटिक्स आज ही पढ़ने बैठ जाए, केमिस्ट्री आज ही पढ़ने बैठ जाए, तो इट विल टेक अ टाइम कि उसको बिल्डअप करने में टाइम लगेगा. तो इन दैट मैनर. बट दिवाली आ रही है तो मेरे एक थॉट प्रोसेस है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ. इस पर हम दिवाली क्यों मनाते हैं? वाई वी सेलिब्रेट दिवाली? बड़ा सिंपल सा सवाल है. रामचंद्र जी आए थे. कहां से आए थे? कहां पे आए थे? अयोध्या का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अयोध्या? Ayodhya means temple of knowledge. And Ram is the symbol of knowledge. And Ram के ब्रदर जो है लक्ष्मण, he is symbol of awareness, alertness, consciousness. शेष नाग के अवतार. Snake is the most conscious, most alert. सबसे अलर्ट कौन होता है? शेषनाग होता है. और कहते हैं कि लक्ष्मण जी 14 साल सोए भी नहीं थे जब तक भगवान राम वनवास में थे. तो he was a very conscious personality and Ram is a personality of knowledge. So knowledge and consciousness. And what is Mata Sita? Mata Sita is the symbol of peace. Sita means Shanti. अब जब अयोध्या से नॉलेज, अवेयरनेस और पीस चला गया तो दशरथ चला गया. नॉलेज, अवेयरनेस और पीस चला गया तो दशरथ चला गया. अब ये गए कहां पर? जंगल में, पंचवटी में. और उसके आगे घने जंगल में तो एक घटना आती है कि माता सीता ने एक सोने का हिरण देखा. तो व्हाट इज वो सोने का हिरण क्या है? दैट मटीरियल एलिमेंट. मटेरियलिटी देख करके पीस बेचैन हो गया और पीस ने अपनी नॉलेज को भेजा कि मुझे वो मटेरियल चीज चाहिए, लेकर आओ. नॉलेज ने कहा सीते
ये तो फालतू का अट्रैक्शन है, कुछ नहीं है, नहीं आप लेकर आइए। तो नॉलेज अवेयरनेस को, अलर्टनेस को, कॉन्शियसनेस को अलर्ट करके गया कि पीस का ध्यान रखना, मैं आ रहा हूं। बट काफी देर बाद जब नॉलेज नहीं आई तो पीस बिल्कुल ही पीस ऑफ माइंड नहीं रहा, और उन्होंने अवेयरनेस को भी भेज दिया। बट अवेयरनेस ने कहा पीस को बी इन लिमिट, लक्ष्मण रेखा खींच के गया कि आप ये लिमिट क्रॉस ना करें। अगर आप ये लिमिट क्रॉस करेंगे तो नेगेटिविटी आपको कैप्चर कर लेगी। तो जब नॉलेज चला गया, अवेयरनेस चली गई, तब नेगेटिविटी आती है इन द फॉर्म ऑफ साधु। रावण आता है साधु के वेश में, नेगेटिविटी एंटर देयर इन द फॉर्म ऑफ साधु। और साधु क्या करता है, प्लीज जब तक बाउंड्री क्रॉस करता अवेयरनेस की, अलर्टनेस की, है ना, हमारे पास नॉलेज नहीं है चलेगा, अवेयरनेस तो है, बट जब अवेयरनेस से भी बियॉन्ड जाते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। और नेगेटिविटी पीस को कहां लेके जाती है, उसको तो एक सोने का आयरन पसंद आया तो उसको सोने के महल में लेके जाती है। और टेम्पल ऑफ मटीरियलिटी, अयोध्या इज द टेम्पल ऑफ नॉलेज, लंका इज टेम्पल ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। सारे आईफोन, सारी BMW, अ टेम्पल ऑफ मटीरियल वर्ल्ड। और वहां पर भी पीस खुश नहीं है, पीस इज नॉट हैप्पी इन द एब्सेंस ऑफ नॉलेज एंड अवेयरनेस। पीस इज नॉट हैप्पी वेदर बिटवीन द, वो कहता है आपको यहां की रानी बनाएंगे, मगर पीस इज नॉट हैप्पी। अब जब नॉलेज और अवेयरनेस वापस आते हैं तो दे आर नॉट हैप्पी इन द एब्सेंस ऑफ पीस। समवन इज हैविंग नॉलेज एंड अवेयर बट नॉट हैविंग पीस, दे आर नॉट हैप्पी। तो राम रोते हैं, राम क्राइज, और भटकते हैं सीते सीते। रामायण देखिए अपने लॉकडाउन में। एट दैट टाइम जब नॉलेज और कॉन्शियसनेस अपने हथियार डाल चुके हैं, तब उनको बूस्ट करता है कॉन्फिडेंस, हनुमान। हनुमान इज द सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। और राम लखन सीता, हनुमान राम और लक्ष्मण को कंधे पर बिठा करके सबसे पहले तो मैसेज देते हैं द टेम्पल ऑफ मटीरियल वर्ल्ड को जला करके कि नॉलेज एंड अवेयरनेस इज कमिंग। एंड मैसेज किसको होता है, पीस को। पर वो मैसेज कब जाता है, जब मटेरियल थिंग्स बर्न आउट हो जाती है। जब पहले लंका जलती, नेगेटिविटी पहले नहीं मरती है, पहले मटेरियल थिंग्स बर्न आउट हुई है। When the materiality world, श्रीलंका, लंका जल जाता है, तब वहां पर राम और लक्ष्मण आते हैं एंड दे टेक द पीस along with to the temple of knowledge. I feel like this is रामायण। अब ये सारे कैरेक्टर हमारे साथ रोज ही हो रहे हैं, हमारी सबकी जिंदगी में हो रहे हैं। सो रामायण इज नॉन स्टॉप हैपनिंग विद अस। वी आर इन सर्च ऑफ नॉलेज, ड्यू टू नॉलेज वी गेट द पीस, alertness, awareness, negativity, confidence, material world, and this is Ramayana. Thank you so much. अभी अपन एक ग्रुप फोटो खिंचाएंगे।